चलो लास्ट क्लास में हम एजियोट्रॉपिक मिक्सचर के बारे में तुम लोग को बताए थे, कल डिस्कस किए यस थे। दो टाइप के यस। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर होते हैं। मतलब एजियोट्रॉपिक मिक्सचर हम लोग उसको बोलते हैं वैसे मिक्सचर्स जिनके पर्टिकुलर कंपोजिशन पे क्या होता है, उनका वेपर फेज का कंपोजिशन और लिक्विड फेज का कंपोजिशन बराबर हो जाता है। तो वैसे टाइप के मिक्सचर जो है कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर भी कहलाते हैं, क्योंकि वो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉईल करते हैं। ठीक है। तो हम लोग दो टाइप के एजियोट्रॉपिक मिक्सचर देखे थे। एक था मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप और दूसरा था मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप कौन फॉर्म करता है? इसका पॉजिटिव हाईएस्ट पॉजिटिव डेविएशन। डेविएशन। हाँ, जो कि बहुत लार्ज पॉजिटिव डेविएशन शो करता है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो कि लार्ज पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप जो कि लार्ज नेगेटिव डेविएशन शो नेगेटिव करते हैं। डेविएशन। तो उसको हम लोग ग्राफिकली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एक फेज डायग्राम है एजियोट्रॉप्स के लिए। जस्ट लिख, इसको ड्रॉ कर लो। इस टाइप का ये ग्राफ आता है, मिनिमम बॉइलिंग और मैक्सिमम बॉइलिंग। तो मिनिमम बॉइलिंग और मैक्सिमम बॉइलिंग ये कहाँ से आया है? मतलब मिनिमम बॉइलिंग का मतलब क्या हुआ कि जो दो लिक्विड हम लोग लिए हैं और जो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट होगा उन दोनों से कम होगा। ठीक है। तो ये अभी हम मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट वाला कर रहे हैं, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। ठीक है। तो इसमें यहाँ ले लेते हैं, यहाँ पे एक्स ए जो है ये 0 है, एक्स बी इक्वल टू 1 है। और इस साइड जा रहे हैं, एक्स ए इक्वल टू 1 हो गया, एक्स बी इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है। तो कुछ तरह इस तरह का सीन है। तो इधर हम लोग क्या लेते हैं ना, वाई एक्सिस पे अब हम लोग बॉइलिंग पॉइंट ले रहे हैं। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे एक्स इक्वल टू 0, एक्स बी है, प्योर बी है यहाँ पे। तो जो भी बॉइलिंग पॉइंट आएगा वो किसका आएगा? बी का। तो टी बी हम लोग यस। लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे ए है तो ए का बॉइलिंग पॉइंट कुछ ले लेते हैं, यहाँ पे टी ए मान लेते हैं। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होगा। अब मिनिमम बॉइलिंग है तो मिनिमम बॉइलिंग का मतलब क्या होगा कि ये सॉल्यूशन जिस टेम्परेचर पे बॉईल करेगा वो इन दोनों के वैल्यू से क्या आएगा? कम आना चाहिए, तभी तो मिनिमम है। यस। ठीक है, तो ये कुछ इस टाइप का आता है इसका ग्राफ। क्योंकि एक पर्टिकुलर कंपोजिशन पे ये होता है ना एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, सारे कंपोजिशन पे ये एजियोट्रॉप फॉर्म नहीं करता है। ठीक है, एक पर्टिकुलर कंपोजिशन होता है। तो ये ग्राफ देखोगे कुछ इस टाइप का आ रहा है। यहाँ पे यहाँ तक आया बी और इसको यहाँ पे ज्वाइन कर दिया। ठीक है, ये हमारा हो गया, जो ये हमारा बॉइलिंग पॉइंट है सॉल्यूशन का, इन दोनों से कम होगा। ये देख रहे हो ना, टी ए यहाँ है ए का और टी बी यहाँ है। और ये वाला जो पॉइंट डिनोट कर रहा है ये किसका बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, ये पॉइंट। तो ये वाला जो फेज है ना, हम लोग ये नीचे वाला लाइन जो ड्रॉ कर रहे हैं ये लिक्विड के लिए हम लोग ड्रॉ करते हैं। एट द सेम टाइम वहां पे वेपर भी है, ये दोनों आपस में इक्विलिब्रियम में रहता है ना। तो ये वेपर फेज का हम लोग ये ऐसे ड्रॉ करते हैं। तो ये वेपर फेज के लिए लिक्विड और वेपर आपस में इक्विलिब्रियम में है। ये कुछ, एक मिनट रुको, इस टाइप का ड्रॉ कर लेना। ठीक है, ये कुछ इस टाइप का ग्राफ आता है, ये ज्वाइन कर लो इसको। तो ये हो गया मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। तो ये वाला जो है नीचे वाला लाइन जो है ये लिक्विड स्टेट के लिए है, लिक्विड स्टेट के लिए। ठीक है, और ऊपर वाला जो ये है ये वेपर स्टेट के लिए। ये दोनों आपस में क्या, इन दोनों का कंपोजिशन लिक्विड और वेपर में दोनों कंपोजिशन क्या रहता है? वो सेम रहता है। ठीक है, इक्वल कंपोजिशन रहता है। तो ये हम लोग इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं इसका। जब एक्सपेरिमेंटली इसके ग्राफ को ऑब्जर्व किया गया तो ये कुछ इस टाइप का था। मिनिमम बॉइलिंग यहाँ से तुमको पता चलेगा, मतलब अगर ग्राफ दिया रहेगा तो देखोगे वो दो लिक्विड जो हम लोग लिए हैं उन दोनों के लिक्विड से अगर कम टेम्परेचर पे ये लिक्विड, ये जो सॉल्यूशन बना हमारा वो बॉईल कर रहा है, तो ये मिनिमम बॉइलिंग को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। मैक्सिमम बॉइलिंग में कुछ ऐसे टाइप का ग्राफ होगा, लेकिन ये अब क्या होगा, मैक्सिमम बॉइलिंग में हम लोग क्या बोलेंगे? किसको बोलेंगे मैक्सिमम बॉइलिंग, बताओ। सर वो हेलो। निगेटिव डेविएशन शो करेगा। नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। और मैक्सिमम बॉइलिंग का मतलब क्या हुआ
कि उन दोनों, बॉइलिंग सॉल्यूशन का हाँ ज्यादा हो जाएगा। हाँ, दोनों जो लिक्विड हम लोग लिए हैं उन दोनों से हाई। लिक्विड, ये सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो हाई होगा, मतलब वो एकदम ऊपर लाई करेगा। ये वाला जो पॉइंट है वो कहाँ चला जाएगा, उन दोनों से ऊपर। ऊपर चला जाए। ठीक है, तो ये कुछ इस टाइप का ये मैक्सिमम बॉइलिंग ड्रॉ कर लेते हैं। मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप, तो यहाँ भी हम लोग x से इक्वल टू 0, एक्स भी इक्वल टू, तो ये कंपोजिशन फिक्स रहता है। ये जरूरी नहीं है कि दोनों हमेशा सारे कंपोजिशन पे ये एज़ोट्रोप बनाएगा। वो लास्ट क्लास में एग्जांपल भी बताए थे ना, कंपोजिशन तुम लोग को लिखाए भी थे। तो जो एग्जांपल लिखाए थे वो जिस कंपोजिशन, जो कंपोजिशन लिखाया गया है उसी फिक्स्ड कंपोजिशन पे वो बॉइलिंग, मतलब एजियोट्रोपिक मिक्सचर की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, ये टीबी है हमारा। टीबी क्या डिनोट कर रही है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बी। ठीक है, और ये मान लेते हैं ये टीए है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए। तो इस बार जो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट होगा वो इन दोनों से ज्यादा होगा। तो मान लेते हैं यहाँ पे कुछ बॉइलिंग पॉइंट आ रहा है इस कंपोजिशन पे, तो इसको यहाँ पे ऐसे करो, ऐसे गया, यहाँ से कुछ इस टाइप का आता है। ठीक है, ये कुछ इस टाइप का रेंज। ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट है ये डिनोट कर रहा है किसका है, ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है ना। इस कांस्टेंट टेम्परेचर पे सॉल्यूशन हमारा बॉईल करते रहेगा। ठीक है, ये नीचे वाला जो, और ये दोनों ग्राफ जो प्लॉट किया गया ना, ये कांस्टेंट प्रेशर पे प्लॉट किया गया, प्रेशर कांस्टेंट है। तो ये नीचे वाला लाइन लिक्विड स्टेट को डिनोट कर रहा है और ऊपर वाला लाइन ये वेपर स्टेट को। ठीक है, प्रेशर कांस्टेंट है यहाँ पे, ध्यान रखना, प्रेशर कांस्टेंट। तो पहचान लोगे ना ग्राफ, कौन सा मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप का है, कौन सा मैक्सिमम बॉइलिंग का है। बस ये पॉइंट देख के हम लोग पहचानते हैं, समझ रहे हो बात। यस। अगर उन यस सर। दोनों, दो जो लिक्विड लिए हैं, अगर उससे एवब जा रहा है, सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है उससे एवब जा रहा है तो वो मैक्सिमम बॉइलिंग होगा, और उस उन दोनों से अगर बिलो जा रहा है तो वो मिनिमम बॉइलिंग होगा। ठीक है, बस यही है। इसको ज्यादा डिटेल में हम लोग करते नहीं है, बस उसका डेफिनेशन जानना है क्या होता है और ग्राफ में हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये ग्राफ ड्रॉ कर लो जल्दी से, उसके बाद एक क्वेश्चन करते हैं इस पे बेस्ड। दिख रहा है ना स्क्रीन, यस यस। सर। हो गया ड्रॉ। यस। यस चलो क्वेश्चन लिखो, तो जो जो ड्रॉ कर लियो क्वेश्चन करो ये वाला। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड A and B are 400 torr and 600 torr respectively when 2 mole A is mixed with 3 mole B. Vapor pressure of the solution is found to be 650 torr. ठीक है, which of the following is or are पॉजिटिव और नेगेटिव, ये बताना है इनमें से कौन सा पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। क्या क्या पूछा गया, फर्स्ट डेल्टा वी ऑफ मिक्सचर, सेकंड
डेल्टा एच ऑफ मिक्सचर, ठीक है। इन्हें बताना है पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ठीक है। और दूसरा चीज, सेकंड पार्ट है इसका, ये पार्ट ए था। पार्ट बी है, विच काइंड ऑफ azeotrope can be formed from the above solution। चलो करो तो। दोनों ग्रेटर देन 0 होगा दोनों ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। और मिनिमम बॉइलिंग आइसोटोप। सिंपल सा क्वेश्चन है, सारा डेटा दिया गया तुमको। अब वो पॉजिटिव डेविएशन, ये हमको डेल्टा वी और डेल्टा एच निकालने के लिए इनको क्या करना होगा, सबसे पहले थ्योरेटिकल वेपर प्रेशर निकालना होगा, जो फॉर्मूला है राउल्ट्स लॉ अप्लाई करके। फिर उसको हम लोग कंपेयर करेंगे किससे, जो एक्सपेरिमेंटली वेपर प्रेशर दिया गया है, ये हमारा एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर है ना 650 टॉर, उसको हम कंपेयर कर लेंगे। तो तुम लोग को बताइए, अगर वो दोनों इक्वल हो गया तो फिर तो वो आइडियल केस हो गया। अगर इक्वल नहीं है तो फिर दो पॉसिबिलिटी आता है, या तो ग्रेटर या तो लेस। तो अगर ग्रेटर हो गया तो पॉजिटिव डेविएशन, Yes, लेस sir. हो गया तो Positive deviation. सॉरी। तो अब यहाँ देखो, पी थियोरेटिकल वेपर प्रेशर हम लोग कैलकुलेट करते हैं, पी थियोरेटिकल कैसे आएगा, पी नॉट ए इंटू एक्स से, ऐसे ही था ना फॉर्मूला, प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। पी नॉट ए दिया गया है हमको, दिया है ना 400 टॉर, और एक्स से कैसे निकालोगे, 2/5। Yes, sir. पी नॉट बी दिया हुआ है 600, एक्स बी क्या हो गया 3/5। चलो इसको करो सॉल्व, कितना आ रहा है ये देखो तो। कितना आया सॉल्व करने पे, 520. 520 टॉर। तो ये हमारा थियोरेटिकल वेपर प्रेशर है फॉर्मूला से, और जो हमारा ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर है एक्सपेरिमेंटल है, ये कितना है 650। तो मतलब ये क्या है, एक्सपेरिमेंटल जो वेपर प्रेशर है दैट इज ग्रेटर देन पी थियोरेटिकल। तो इसका मतलब ये किस केस में होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव। बताओ। तो ये पॉजिटिव डेविएशन है हमारा, और पॉजिटिव डेविएशन अगर केस रहता है तो उसमें तो तुम लोग को पता ही है कंडीशंस, डेल्टा वी ऑफ मिक्सचर क्या हो जाएगा ग्रेटर देन 0, और डेल्टा एच ऑफ मिक्सचर ये भी क्या हो जाएगा ग्रेटर देन 0, दोनों पॉजिटिव होगा ना। यस। चलो अब ये अगर पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है तो ये किस टाइप का एजियोट्रोपिक मिक्सचर बना सकता है, Minimum. मैक्सिमम या मिनिमम, Minimum. मिनिमम। तो ये हो गया, इसका आंसर हो गया मिनिमम बॉइलिंग एज। कोई दिक्कत किसी को, तो पूछा जा सकता है नहीं इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें सिंपली हम लोग उसका थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर को कंपेयर करके सॉल्व कर लेते हैं। चलो अब कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें। No, sir. नहीं सर। तो ये हो गया हमारा आइसोट्रोपिक मिक्सचर वाला टॉपिक कंप्लीट। चलो अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का लिक्विड लिक्विड वाला लिक्विड लिक्विड मिक्सचर का टॉपिक खत्म हो गया, ठीक है। अब इसमें लास्ट टॉपिक हमारा बचा हुआ है लिक्विड इन सॉरी सॉलिड इन लिक्विड। तो हेडिंग डाल लो तुम लोग, सॉल्यूशंस ऑफ, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि सारे क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज इसी पार्ट में लाई करेंगे, सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, ठीक है। और ये सॉलिड जो है ना, ये नॉन वॉलेटाइल सॉलिड है। नॉन वॉलेटाइल समझते हो, State change नहीं हो करेगा जल्दी. क्या नहीं करेगा, तो रूम टेम्परेचर पे वेपराइज। हाँ, मतलब हाँ physical वेपराइज state. नहीं करेगा वो।
ठीक है, तो नॉन वॉलेटाइल सॉलिड। तो सब्लिमेबल सॉलिड नहीं लेंगे हम लोग। सब्लिमेशन समझते हो ना, जो डायरेक्टली गैस सॉलिड में से कन्वर्ट गैस। होता है, तो Yes. हाँ, तो वो वाला सॉलिड वो नॉन वॉलेटाइल है, मतलब वो वेपर में नहीं जाएगा। ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर्स पे वो वेपर में नहीं जाएगा, तो ये नॉन वॉलेटाइल सॉलिड लिए। तो हम लोग देखते हैं कौन कौन से फैक्टर्स जो है इफेक्ट करते हैं सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड को। तो हेडिंग डाल लो, फैक्टर्स अफेक्टिंग द solubility of solid solute in liquid। ठीक है, तो कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करेंगे बताओ। सबसे पहला फैक्टर क्या होगा? नेचर ऑफ। हाँ, नेचर ऑफ द सॉल्यूट पे डिपेंड करेगा। ये बात तुम लोग पढ़े भी होगे, लाइक डिसॉल्व लाइक, एक स्टेटमेंट पढ़े होगे, पढ़े हो? से पोलर और पोलर, जैसे NaCl और H2O। ये स्टेटमेंट बहुत ही फेमस है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। सॉलिबिलिटी में हम लोग यही बात करते हैं, ठीक है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सॉल्यूट जिस नेचर का है, सॉल्यूट का नेचर दो टाइप का हो सकता है, या तो वो इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है या तो वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है। इलेक्ट्रोलाइट या नॉन इलेक्ट्रोलाइट समझते हो? डिसोसिएशन। कंडक्ट करेगा सर इलेक्ट्रिसिटी। हाँ, जो अपने आयंस में ब्रेक कर जाए, आयंस में डिसोसिएट कर जाए, उसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। और जो आयंस फॉर्म ही नहीं कर सकता है, जैसे ग्लूकोज हो गया, शुगर हो गया, ये सारे का जब सॉल्यूशन बनाओगे तो आयंस बनाएगा क्या ये? नहीं सर। नहीं, तो ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो गया। इलेक्ट्रोलाइट जैसे NaCl डाल दिए हम लोग या कोई भी सॉल्ट डाल दिए हम लोग, तो वो अपने आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो यस। इलेक्ट्रोलाइट हो गया। तो सॉल्यूट दो टाइप के पॉसिबल है, या तो इलेक्ट्रोलाइट हो या नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट वाले को हम लोग बोलते हैं जनरली वो पोलर है, और नॉन इलेक्ट्रोलाइट को हम लोग क्या बोल देते हैं? नॉन पोलर सॉल्यूट। तो अगर पोलर सॉल्यूट लिए हैं तो उसको डिसॉल्व करने के लिए पोलर सॉल्वेंट भी चाहिए हमको। समझ में आया? तो उसी का मतलब है ये लाइक डिसॉल्व लाइक, मतलब जिस कैटेगरी का हमारा सॉल्यूट है उसी कैटेगरी का सॉल्वेंट होना चाहिए, तभी वो डिसॉल्व करेगा उसमें। अगर वो नॉन पोलर सॉल्यूट लिए हैं तो उसको डिसॉल्व करने के लिए हमको क्या चाहिए? नॉन नॉन पोलर पोलर सॉल्वेंट। सॉल्वेंट। नॉन पोलर सॉल्वेंट जनरली ये बोला जाता है। ठीक है, इसके बहुत सारे एक्सेप्शंस भी हैं, क्योंकि जनरली वाटर तो पोलर है ना, यस। और जितने भी सॉल्ट्स होते हैं उसको तो हम लोग इलेक्ट्रोलाइट ही मानते हैं, मतलब पोलर कंपाउंड ही मानते हैं। लेकिन बहुत सारे सॉल्ट्स ऐसे हैं जो कि पानी में इनसॉल्युबल होते हैं यानी इनसॉल्युबल सॉल्ट्स तो पढ़े ही होंगे, प्रेसिपिटेट जो बनाता है। यस। यस। यस सर। तो वो इनसॉल्युबल है, मतलब इनसॉल्युबल है, बट वो पूरा 100% इनसॉल्युबल तो नहीं होता है ना, थोड़ा अमाउंट कुछ ना कुछ तो उसका सॉलिबिलिटी यस होता है, सर, तभी तो स्पेरिंगली सॉल्युबल कर। स्पेरिंगली सॉल्युबल बोलते हैं। KSP जो हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़े थे। ठीक है, तो ये जनरल स्टेटमेंट है, ये जस्ट ऐसा बोला गया है, हर जगह पे ये वैलिड नहीं होता, एक्सेप्शन तो सब जगह रहेगा ही। तो जनरली बोला गया है कि जो पोलर सॉल्वेंट है उसमें किस टाइप का सॉल्यूट डिसॉल्व होगा, पोलर सॉल्यूट्स को वो डिसॉल्व करेगा या पोलर कंपाउंड्स को वो डिसॉल्व करेगा। और जनरली जो नॉन पोलर सॉल्यूट नॉन पोलर सॉल्वेंट है उनमें नॉन पोलर कंपाउंड्स डिसॉल्व होंगे। ठीक है, तो इसका बोलने का ये मतलब हुआ, जनरलाइज स्टेटमेंट है ये, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। अब जैसे एक नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे भी डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्यूट तो है ही, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे भी डिपेंड करता है। जैसे वाटर है, तो वाटर को हम लोग यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं। पता है क्यों? क्योंकि सॉल्वेंट के लिए एक टर्म हम लोग यूज करते हैं, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो वैसा सॉल्वेंट जिसका डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट बहुत ज्यादा हाई है, वो क्या करेगा ना, बहुत हम किसी भी टाइप के सॉल्यूट को वो डिसॉल्व कर लेगा। जैसे वाटर है, तो वाटर में तो नॉन पोलर सॉल्यूट भी डिसॉल्व होते हैं, पोलर भी डिसॉल्व होते हैं यानी। जैसे शुगर है, शुगर तो पानी में घुलता है ना, यस। ग्लूकोज है पानी में घुलता है यानी। यस। यस। तो ये सारे क्या है बताओ तो, नॉन पोलर सॉल्यूट्स तो ही है ना। यस। तो एक्चुअली नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे भी वो डिपेंड करता है, मतलब वैसा सॉल्वेंट, एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक प्रॉपर्टी है सॉल्वेंट का, उसको हम लोग
पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में बोलते हैं, ठीक है। वो बहुत ही मतलब एक्चुअल में ये हम लोग इसको अभी डेफिनेशन इसका नहीं पढ़ेंगे, अभी इस तरह से समझो कि एक ऐसा प्रॉपर्टी है सॉल्वेंट का जिसकी वजह से उसमें बहुत सारे सॉल्यूट्स डिसॉल्व हो सकते हैं। तो वाटर एक क्या होता है ना, बहुत ही अच्छा, मतलब बहुत ज्यादा इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है वाटर का वो बहुत ज्यादा हाई होता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई होने की वजह से क्या होता है ना कि इसमें अलग अलग टाइप के इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट्स भी डिसॉल्व कर जाते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट्स भी डिसॉल्व कर जाते हैं, ठीक है। इसीलिए वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी बोला जाता है यानी वाटर को, Yes, yes. ठीक है। तो वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ज्यादा हाई होता है, अराउंड 80 डायल हाँ 78 या 80 के अराउंड हम लोग बोलते हैं अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। तो वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ज्यादा हाई है जिसकी वजह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूट्स इसमें आसानी से डिसॉल्व हो सकते हैं। तो नेचर ऑफ सॉल्वेंट हो गया। तो दूसरा फैक्टर होता है नेचर ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तीसरा फैक्टर होता है, क्या होगा तीसरा फैक्टर बताओ? So temperature. टेम्परेचर। टेम्परेचर तो होगा ही। टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है? अब जैसे हम लोग चलो यहाँ पे देखते हैं, थर्ड फैक्टर जो है ये है टेम्परेचर। अब टेम्परेचर पे यहाँ पे ये है कि वो टेम्परेचर पे तो डिपेंड करेगा, लेकिन वो कैसे डिपेंड कर रहा होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर पे या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, वो किस टाइप का डिसोल्यूशन है, मतलब किस उस सॉल्यूट को डिसॉल्व करने के बाद वो किस टाइप का प्रोसेस बन रहा है, आइदर एक्सोथर्मिक प्रोसेस है या एंडोथर्मिक प्रोसेस है, उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। क्योंकि एक्चुअली टेम्परेचर पे डिपेंडेंसी शो करने के लिए हमको डेल्टा एच का साइन चाहिए होता है ना, और डेल्टा एच का साइन कहाँ से आएगा? वो तो उसी से डिसाइड होगा कि वो प्रोसेस एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, बताओ। Yes. होगा ना। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इसका टेम्परेचर पे डिपेंडेंस जो है इट इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ डिसोल्यूशन, ठीक है। किस टाइप का वो डिसोल्यूशन है, आइदर वो एक्सोथर्मिक डिसोल्यूशन है या फिर एंडोथर्मिक डिसोल्यूशन है। तो एक्सोथर्मिक डिसोल्यूशन मतलब कि उस सॉल्यूट को डिसॉल्व करने के बाद वहां पे क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगा, तो उस टाइप के डिसोल्यूशन को बोलते हैं एक्सोथर्मिक। लेकिन अगर किसी सॉल्यूट को हमको डिसॉल्व करने के लिए अपने आप वो डिसॉल्व नहीं हो रहा है, एनर्जी देना पड़ रहा है तब जाके वो डिसॉल्व हो रहा है, तो उस टाइप के डिसोल्यूशन को क्या बोलते हैं हम लोग? उस टाइप के डिसोल्यूशन को क्या बोलेंगे बताओ? Endothermic dissolved. एंडोथर्मिक। तो इसमें एक्सोथर्मिक डिसोल्यूशन में हमारा डेल्टा एच का वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव, और एंडोथर्मिक में क्या होगा, डेल्टा एच क्या होगा, पॉजिटिव। तो एक्सोथर्मिक अगर डिसोल्यूशन है ना, तो इस केस में ध्यान रखना कि अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, इस केस में सॉलिबिलिटी क्या होता है, घटता है, सॉलिबिलिटी डिक्रीजेस, ठीक है। अगर वो एक्सोथर्मिक डिसोल्यूशन है, तो एक्सोथर्मिक डिसोल्यूशन में अगर तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉलिबिलिटी क्या होगा, घटेगा। लेकिन अगर वो एंडोथर्मिक डिसोल्यूशन है, तो एंडोथर्मिक डिसोल्यूशन में क्या होगा, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो फिर सॉलिबिलिटी क्या होगा, यहाँ पे बढ़ेगा। बढ़ेगा। तो ये चीज है कि टेम्परेचर पे डिपेंडेंसी जो है यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली नहीं बोल सकते हैं कि ये अगर सॉल्यूट को हम लोग डिसॉल्व करेंगे तो टेम्परेचर के साथ इसका क्या रिलेशन होगा। पहले हमको जानना होगा कि उस सब्सटेंस को पानी में डिसॉल्व करने पे या किसी भी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करने पे वो डिसोल्यूशन जो है वो किस टाइप का है, समझ में आ गया, वो प्रोसेस जो है वो किस टाइप का है, आइदर डेल्टा एच पॉजिटिव है या डेल्टा एच नेगेटिव है, उसके बेसिस के बाद हम लोग कंपेयर करते हैं। क्लियर है? तो ये तीन फैक्टर होते हैं जो कि सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड को इफेक्ट करते हैं लिक्विड में, नेचर ऑफ सॉल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, और तीसरा टेम्परेचर।
ठीक है, लिख लिया इसको। यस लिख लियो ना सब लोग? Yes. चल, अब यहाँ पे जो हम लोग केस लिए हैं, ये केस क्या है? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट और प्लस लिक्विड। ठीक है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट प्लस लिक्विड सॉल्वेंट हमारा। ठीक है, अब ये दोनों मिलकर सॉल्यूशन बना रहा है ना इस Yes. वाले केस में। तब अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट है तो इसमें जो वेपर बनेगा वो सिर्फ और सिर्फ वेपर किसका बन रहा होगा? सॉल्वेंट का ही Liquid. वेपर बन रहा होगा। इसी की वजह से वेपर, यही लिक्विड सॉल्वेंट ही तो वेपर में कन्वर्ट हो रहा होगा ना, इसका तो वेपर नहीं आ रहा होगा वहां पे, सॉल्यूट का आ रहा होगा क्या? No, sir. तो यहाँ पे जो हम लोग वेपर प्रेशर की बात करेंगे, पीएस से लिख रहे हैं, तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ये पीएस क्या हुआ? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन अगर लिखोगे तो राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग क्या लिख सकते हैं? ये जो वेपर प्रेशर है, पी नॉट ऑफ प्योर सॉल्वेंट और इनटू क्या होगा? Mole fraction. सर स्क्रीन रुक गया। Yes, screen pause हो गया sir. आवाज भी नहीं आ रहा। रिफ्रेश क्या फिर से रिज्वाइन कर लीजिए। हेलो, Yes. आवाज आ रहा है? यस सर, वंश, Yes. अब आ रहा है सर। 1 मिनट रुको यार। स्क्रीन दिख रहा है कुछ? यस सर देखिए। Pause हो गया screen. यस सर। आस्था होस्ट शिफ्ट करो। चलो, अब दिख रहा है ना? यस सर। चलो, अब नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट अगर लिया हम लोग तो, और लिक्विड सॉल्वेंट का मिक्सचर है, तो इसमें जो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का आएगा वो वेपर प्रेशर सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से डेवलप हो रहा होगा? सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स ही Solvent. तो वेपर में जा रहे होंगे सर, है ना? तो पी एस जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो हम लोग लिखेंगे, डेट इज इक्वल टू, ये क्या आएगा? पी नॉट ऑफ सॉल्वेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, यही होगा। Yes. तब इसमें जब हम लोग लिखते हैं राउल्ट्स लॉ, इसके लिए जब हम लोग डिफाइन करते हैं राउल्ट्स लॉ फॉर अ सॉल्यूशन containing non-volatile solute, तो इसमें हम लोग इसका स्टेटमेंट ऐसे लिखते हैं, इट स्टेट्स दैट, ठीक है, लिख लो, it states that when a non-volatile solute is present in the solution,
then the vapor pressure of the solution is always found to be less than the vapor pressure of the pure liquid at a given temperature। ये तुम लोग को पता भी चल रहा होगा क्यों ऐसा होगा। मतलब ये बोला जा रहा है कि किसी भी सॉल्यूशन में, किसी भी सॉल्वेंट अगर ले लिया, उसमें हम लोग कुछ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिए, तो जो उससे पहले उस प्योर सॉल्वेंट जो था हमारा, उसका जो वेपर प्रेशर होगा, और सॉल्यूट ऐड करने के बाद जो सॉल्यूशन बना उसका जो वेपर प्रेशर होगा, तो क्या बोला जा रहा है कि जो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का होगा वो हमेशा क्या होगा, इज फाउंड टू बी लेस देन द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। होगा या नहीं ऐसा, ये यस बताओ। Yes. ये जो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का है और ये वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट का है, तो ये वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज ऑलवेज फाउंड टू बी लेस देन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ऐसा होगा ही, नहीं होगा? यस होगा। ठीक Yes, है, तो sir. यही चीज बोला जा रहा है यहाँ पे कि हमेशा इससे कम होगा। जब भी उसमें हम लोग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे तो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का जो होगा उस प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कम हो जाएगा। ऐसा दो तरीके से भी सोच सकते हो, जैसे मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का, अब जैसे ही उसमें सॉल्यूट तुम ऐड कर दिए, वन से अब लो तुम 1 से तो लो हो गया ना उसका मोल फ्रैक्शन, तो ऑब्वियसली 1 से लो हो गया तो इसका वैल्यू ओवरऑल कम हो ही जाएगा सॉल्यूशन का। ठीक है, एक ये तरीका हो गया सोचने का। दूसरा ऐसा भी सोच सकते हो कि जो एक्चुअली वेपर बन रहा है वो सरफेस से बन रहा है ना, सरफेस से इवापोरेट हो रहा है। तब जैसे ही नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिए, तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के पार्टिकल्स भी तो उस सरफेस पे रहेंगे, अब रहेंगे या नहीं? Yes. तो सरफेस पे तो वो जहां जहां, अब पहले सिर्फ प्योर लिक्विड के मॉलिक्यूल्स थे तो वो तो फ्रीली आसानी से वेपर में जा रहा था, लेकिन अब वहां पे क्या आ गया, उस प्योर लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर वो डिसॉल्व कर गया नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, तो उसके स्पेस में ही तो जाता है, उसके बीच वाले स्पेस में। तो वहां पे अब वो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट भी प्रेजेंट है। तब जहां जहां नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट होगा, वो वहां से वेपर बनने देगा क्या? वहां से वो निकलने देगा वेपर को? Nice. नहीं। तो मतलब पहले जितना स्पेस मिल रहा था, पहले जितना सरफेस एरिया अवेलेबल था लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट होने के लिए, अब उतना सरफेस एरिया है क्या नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने के बाद? नो नहीं. सर। नहीं। तो ऑब्वियसली जो वेपर बनेगा वो अब कम ही बनेगा ना। यस सर। तो इसलिए वेपर प्रेशर क्या होगा, जो प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर था प्योर सॉल्वेंट का, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर उससे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कम हो अच्छा जाएगा। सर, एक क्वेश्चन था इसी पे, शीट का ही है कि वेपर प्रेशर ऑफ अ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ अ सॉल्यूट इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय। ऑप्शन में है टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पे डिपेंड करेगा नहीं करेगा वो अभी हम लोग देखेंगे आगे कैसे होता है एक्चुअली। जैसे क्या क्या ऑप्शन है, मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट और टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, वो करेंगे आगे, जैसे जैसे पढ़ोगे ना वो अपने आप क्लियर हो जाएगा तुमको। ठीक है, कैसे उसको आंसर करना है। अभी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वाला भी कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे, जब डिसोसिएट होगा तो कैसे चेंज होता है। तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज पहले स्टार्ट करते हैं, फिर वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यस चलो। तो ये है राउल्ट्स लॉ कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तब इसी के बेसिस पे हम लोग 4 क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। तो ये क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज एक्चुअली होते क्या है, किनको हम लोग वैसे किस प्रॉपर्टीज, किस टाइप के प्रॉपर्टीज को हम लोग क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज बोलते हैं। ठीक है, तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशंस। ठीक है, हम लोग डाइल्यूट सॉल्यूशंस का ही बात कर रहे हैं, कंसंट्रेटेड नहीं लेंगे। तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज बोलने का मतलब, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज वैसा प्रॉपर्टी है जो कि सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है, वो नेचर ऑफ द पार्टिकल्स पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, तो उस प्रॉपर्टीज को हम लोग बोलते हैं क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज। द प्रॉपर्टीज ऑफ ए सिस्टम लिख लो, द प्रॉपर्टीज ऑफ ए सिस्टम
किसी भी सिस्टम का property which depends on the number of solute particles present in the solution, but independent of the nature of particles. ठीक है, of the nature of particles. ठीक है, इस टाइप के प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो सिर्फ और सिर्फ उस सॉल्यूट का कितना नंबर है वो सिर्फ उस पे डिपेंड कर रहा है, किस टाइप का सॉल्यूट है उससे उसको कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो उस टाइप के प्रॉपर्टी को हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं, जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करेगा। ठीक है, बस इतना ही मतलब है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का। और इस चैप्टर में हम लोग 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में डिटेल में करेंगे। ठीक है, तो एक एक करके सब लोग सबको देखते हैं कौन कौन सा 4 पढ़ना है हम लोगों को। पहला है RLVP, ठीक है, जिसको हम लोग रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बोलते हैं। Yes. ठीक है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, शॉर्ट फॉर्म में RLVP से जानते हैं। दूसरा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और चौथा ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो ये 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग को स्टडी करना है, मतलब ये चारों को हम लोग डिटेल में एक एक करके करेंगे। ठीक है, ये चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अब इन सब में ये चारों केस हम लोग कंसिडर किए हैं नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट जब हम लोग ऐड करेंगे किसी सॉल्वेंट में, प्योर सॉल्वेंट में, तो क्या देखा गया है कि उसका वेपर प्रेशर जो हो जाता है लोअर हो जाता है। लेकिन लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं बोला गया, रिलेटिव लोअरिंग। ठीक है, ये चीज ध्यान देना, रिलेटिव टर्म इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। सिर्फ लोअरिंग इन वेपर प्रेशर अगर तुमको बोला जाएगा तो सिर्फ लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। जब हम लोग रिलेटिव टर्म इसमें आगे लगाएंगे तभी ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बनेगा। ठीक है, उसी तरह एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या बताता है कि किसी भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को तुम ऐड करोगे प्योर सॉल्वेंट में तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, जो प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट था सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट उससे ज्यादा हो जाएगा, बढ़ जाता है। ठीक है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, उसी तरह हम लोग बोल सकते हैं कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने पे जो सॉल्वेंट का जो फ्रीजिंग पॉइंट था और जैसे ही हम लोग सॉल्यूट ऐड कर दिए उसमें नॉन वोलेटाइल, तो उस सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो उस सॉल्वेंट से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। डिप्रेशन मतलब कम होना होता है ना, डिक्रीज करना, समझ रहे हो बात। तो ये हो गया डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये सारा एक एक करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं RLVP से, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, तो सबसे पहला हेडिंग डाल लो तुम लोग RLVP। न्यूमेरिकल्स बहुत ही आसान चैप्टर है, इसमें बस फॉर्मूला एक दो ध्यान रखना, उससे क्वेश्चंस आएंगे मेनली। तो RLVP है, तो RLVP में ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं कि जैसे किसी भी प्योर सॉल्वेंट में अगर हम लोग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने पे क्या होता है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट अगर ऐड करते हैं तो वेपर प्रेशर क्या होता है, घट जाए। डिक्रीज करता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड, तो इसके बाद क्या होता है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, डिक्रीजेस। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन घटता है और इसी डिक्रीज को बोला जाता है, ये जो डिक्रीज हो रहा है वेपर प्रेशर, इसी को हम लोग लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, तो सिंपली अगर लोअरिंग बोला जाएगा तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। नॉन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वोलेटाइल होगा तो आप नॉन सॉल्यूट लिखिए।
हाँ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट लिख लो, सॉरी, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। ठीक है, चलो तो अब यहाँ पे जब हम लोग लोअरिंग की बात करेंगे, डेल्टा पी कितना कम हो गया वेपर प्रेशर, तो डेल्टा पी हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो तो पी नॉट माइनस पी एस लिख सकते हैं। यस पी नॉट क्या हो गया, ये पी नॉट, ध्यान देना सारा टर्म किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, पी नॉट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, पी नॉट किसको डिनोट कर रहा है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और पी एस किसको डिनोट कर रहा है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन। ठीक है, और जब हम लोग ये हो गया सिंपली, ये डिनोट कर रहा है ये लोअरिंग इन वेपर प्रेशर डेल्टा पी। रिलेटिव लोअरिंग जब हम लोग लिखेंगे तो क्या आएगा, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का मतलब क्या होता है, डेल्टा पी बाय पी नॉट, ये तो होता है ना। यस मतलब जो ओरिजिनल था हमारा सॉल्वेंट का उससे कितना कम हुआ, तो रिलेटिव हम लोग ऐसे ही बोलते हैं ना कि जितना चेंज हो रहा है डिवाइडेड बाय ओरिजिनल, ऐसे ही तो रिलेटिव निकालते हैं। यस और नो। यस Yes, sir. चलो तब यहाँ पे देखो हम लोग इसको लिख सकते हैं, डेल्टा पी को क्या लिख सकते हैं, पी नॉट माइनस पी एस और बाय पी नॉट। अब पी एस के जगह पे हम लोग क्या सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, देखो तो पी एस की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी नॉट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट लिख सकते हैं, और बाय पी नॉट है। यस ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या आ गया, पी नॉट कॉमन ले लो, क्या बच गया ऊपर, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, और नीचे क्या बच गया, पी नॉट तो कैंसिल आउट हो गया, तो 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट भी बच गया, सिर्फ बचा यस 1 माइनस Yes. मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट लिख सकते हैं। इसका मतलब जो हमारा RLVP आया, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, मतलब इसको बोल सकते हैं हम लोग डेल्टा पी बाय पी नॉट, या फिर इसको हम लोग पी नॉट माइनस पी एस बाय पी नॉट, ये किसके इक्वल आ रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के इक्वल आ रहा है या नहीं बताओ। यस ये Yes. सॉल्यूट के पार्टिकल्स पे डिपेंड कर रहा है या नहीं, यस आ गया ना डायरेक्ट रिलेशन, इसलिए इसको हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बोल रहे हैं। तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर जब किए हम लोग, तब ये आया मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का इक्वल, तब ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बना। सिर्फ अगर लोअरिंग इन वेपर प्रेशर लिख रहे थे तो ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है क्या, देखो सिर्फ लोअरिंग है तो डेल्टा पी ही है, तो ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इसको बोल सकते हैं हम लोग, यस और नो। No, sir. नहीं, तो ये इसका मतलब हुआ, तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ये हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आ गया। अब इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, पी नॉट माइनस पी एस बाय पी नॉट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है तो इसको लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, लिख सकते हैं, बोलो। यस अब इसमें एक केस होता है कि अगर तुमको दिया गया है कि इफ सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट, ठीक है, इफ सॉल्यूशन इज, ये assumption हम लोग कंसिडर करते हैं कि अगर बहुत ही डाइल्यूट सॉल्यूशन दिया गया है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उस बहुत ही डाइल्यूट सॉल्यूशन के केस में देखोगे कि सॉल्यूट का मोल्स जो होगा वो बहुत लेस सॉल्वेंट के मोल्स के रेस्पेक्ट में क्या होगा, बहुत ही कम होगा, होगा ना। तो यहाँ पे ये अप्रोक्सीमेशन हम लोग ले सकते हैं, n सॉल्यूट प्लस n सॉल्वेंट दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू किसके बराबर हो, n सॉल्वेंट के बराबर हो। तो उस केस में जो हमारा RLVP होगा, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट, ये किसके इक्वल हो जाएगा, n ऑफ सॉल्यूट बाय सिंपली n ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, मतलब ये डायरेक्ट तुमको कब यूज करना है, जब बहुत ही डाइल्यूट सॉल्यूशन दिया गया है। तो क्वेश्चन में अगर मेंशन किया हुआ कि वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो फिर डायरेक्ट ये अजम्पशन ले सकते हो, समझ रहे हो बात। यस अगर कुछ नहीं मेंशन किया हुआ है वैसा कुछ, तो फिर हमको सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों को नीचे डिनोमिनेटर में,
ठीक है, Yes. तो बस यही सिंपल सा फॉर्मूला है RLVP से रिलेटेड। अब इसके क्वेश्चंस करो, उसके बाद देखते हैं। फिर क्वेश्चंस सिंपल सा है, 2-3 क्वेश्चंस करते हैं इससे रिलेटेड, फिर आगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे मूव करेंगे हम लोग। लिख लिया हो ना, पहले लिख लो इसको तुम लोग। Yes. हो गया, Yes, sir. चलो। अब बहुत ही पहला क्वेश्चन दे रहे हैं, कैलकुलेट द weight of urea which must be added, yeah, which must be dissolved in 400 gram of water so that the vapor pressure of the resulting solution is 2% less than the vapor pressure of pure water। चलो करो, तो कैलकुलेशन है थोड़ा सा, लेकिन करो। 5 मिनट का दे रहे हैं टाइम। यूरिया का मोलर मास पता है ना तुम लोगों को? हेलो, मोलर वेट ऑफ यूरिया पता है कि नहीं? 60। 60 ग्राम पर मोल, ठीक है, यूरिया का। बाकी वाटर का तो पता ही है, चलो करो।
Sir, 27. Yes, 27.2 gram. 27.2 ग्राम सही है। वेट ऑफ यूरिया 27.2 ग्राम। आ गया सबका? बना है बाकी लोगों से? हेलो, बताना है क्वेश्चन या बन गया? चलो देखो, क्वेश्चन में क्या बोला गया ना, तुम लोग का सिंपल सा एक फॉर्मूला पता है, RLVP दैट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, है ना? यही फॉर्मूला हमको पता है। Yes. RLVP हम लोग क्या लिखते हैं? डेल्टा P बाई P नॉट, यही है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के इक्वल। यहाँ क्या बोला गया है कि जैसे उसमें हम लोग यूरिया ऐड किए, यूरिया ऐड करने के बाद जो वेपर प्रेशर रिजल्टिंग सॉल्यूशन का आया वो 2% लेस देन द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर। तो इसका मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 2% अगर लेस देन हो गया तो जो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का हो गया वो क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन का 100 भी लेंगे तो उसका 98 भी हो जाएगा। Yes. हाँ 98 ले सकते हो। तो डिफरेंस कितने का आ गया तुम्हारा? 2 का। 2 का डिफरेंस आ गया। तो सॉल्यूशन का अगर तुम 100 एज्यूम किए हो, 100 चलो मान लेते हैं ATM एज्यूम कर लिए, ठीक है? तो 100 ATM एज्यूम कर लोगे तो जो सॉल्यूशन का आएगा वो 2% लेस है, मतलब 98 ATM आ जाएगा, ठीक है? Yes. तो जब Yes. हम लोग डेल्टा ये RLVP रिलेटिव लोअरिंग निकालेंगे तो चेंज कितने का आया? डेल्टा P हो गया 2 ATM का, और Yes. डिवाइडेड बाय क्या कर रहे हैं हम लोग? 100. 100 जो ओरिजिनल था हमारा सॉल्वेंट का, तो ओरिजिनल जो सॉल्वेंट का था वो 2/100, तो ये कितना आ गया? मतलब डेल्टा P का वैल्यू हमारा कितना आ गया? 0.02। डेल्टा P बाय P नॉट, ये पूरा RLVP का डेल्टा P बाय P नॉट, इसका वैल्यू कितना आ गया हमारा? 0.02 आ गया। Yes. बोलो, Yes. इसमें कोई दिक्कत? तो ये हमारा आ गया 0.02 RLVP, मतलब डेल्टा P बाय P नॉट, इसका वैल्यू आ गया 0.02। अब हमको पता नहीं है कितना मोल्स ऑफ यूरिया ऐड किए हम लोग, ठीक है? तो मोल्स ऑफ यूरिया को हम लोग अज्यूम कर लेते हैं N, ठीक है? डिवाइडेड बाय, चलो मोल्स ही डायरेक्ट रखते हैं हम लोग अभी यहाँ पे यूरिया का, बाद में उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब डिवाइडेड बाय नीचे क्या है? N, और वाटर का तो मास दिया गया है ना हमको, Yes, sir. 400 ग्राम दिया है। 400. तो Yes. Yes. Sir. 400 वाटर का मोल्स कितना हो जाएगा? 400/18। Yes. बस यहाँ पे सॉल्व करो इसको, एन का वैल्यू निकालो कितना आ रहा है। Yes. Sir. ये लीनियर इक्वेशन आ गया, लीनियर इक्वेशन सॉल्व करके एन का वैल्यू निकालो, कितना है एन का यहाँ से? या फिर n तो वैसे नहीं, सीधे W/60 करके। Yes, sir. Yes. ठीक है, जो भी आएगा तुम्हारा मोल्स यहाँ पे उसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और क्या? जो Yes. भी एन आया मेरा, मान लो एक्स आया एन का वैल्यू, तो हमको वेट निकालना है, तो वेट निकालना है तो वेट क्या हो जाएगा? ये जो एन आया हमारा इंटू 60 ग्राम पर, Yes. तो जो भी आएगा हमारा, यही आंसर क्या आ जाएगा हमारा? 27.2 ग्राम, यही आ रहा है ना? Yes. Yes. सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें और तो कुछ करना नहीं है। तो जो फॉर्मूला है सिंपल सा एक ही फॉर्मूला है, अब उसी फॉर्मूले को कैसे तुम यूज करोगे, बस वो तुमको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन भी होगा, ठीक है? तो उसके लिए प्रिपेयर रहना। चलो एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, लिख लियो उसको ना। Yes, sir. क्वेश्चन है द वेपर प्रेशर ऑफ ए dilute aqueous solution of glucose is 750 mm Hg at 373 Kelvin.
calculate the molality of the solute in the solution। ठीक है, बस यही क्वेश्चन है, करो अब। Point 73. 0.73, मोलर गैस। 0.74 के आसपास है। ठीक है, चलो सही है उतना में। मोलैलिटी 0.73, उसके आगे क्या है, राउंड ऑफ किए हो ना। 0.74 के आसपास है मेरे पास आंसर। ठीक है, बन गया सबसे या दिक्कत है? बना दे। नो सर, नहीं बना। यहाँ पे देखो, एक चीज तुमको ध्यान देना होगा, ये जो टेम्परेचर दिया हुआ है 373 केल्विन है। ये 373 केल्विन टेम्परेचर मतलब क्या हुआ, ये 100 डिग्री सेल्सियस की बात हो रहा है ना। यस अब 100 डिग्री सेल्सियस में इस टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर ऑफ वाटर क्या होगा, ये बता सकते हो? प्योर हमारा सॉल्वेंट तो यहाँ पे क्या है, वाटर है। एक्वस सॉल्यूशन है, तो एक्वस सॉल्यूशन है तो सॉल्वेंट वाटर है ना हमारा। यस तो सॉल्वेंट तो उस समय जब 100 डिग्री सेल्सियस होता है तो वो 1 एटीएम होता है ना। यस सर, 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बॉईल करता है तो बॉइलिंग पॉइंट पे क्या होता है, जो वेपर प्रेशर है वो एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल होता है। यस यस सर, तो एक्सटर्नल प्रेशर हमारा कितना है, 1 एटीएम। तो अंदर का वेपर प्रेशर भी किसके इक्वल होगा, 1 एटीएम का ही इक्वल होगा। और उसको जब मिलीमीटर ऑफ एचजी में लिखोगे तो ये कितना आ जाएगा, 76 760 mmHg। तो बस यही चीज कंसिडर करना था, बाकी तो आ ही जाएगा। यस RLVP करोगे ना, रिलेटिव लोअरिंग कितना हुआ, 10/7. 10/760 हुआ। ठीक है, और ये किसके इक्वल हो गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के इक्वल हो गया। अब नहीं कर लोगे? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट तुमको पता है, मोलालिटी निकालना है सॉल्यूट का, तो मोलालिटी नहीं कर लोगे, बताओ यस और नो। यस कैसे निकालोगे? सर उसको तो वो इक्वेशन में ही छोड़ देंगे, W/Big W into M, और वो वाटर का 18 होता है मोलर मास,
और उसको फिर 1000 से यहाँ पे multiply डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो डाइल्यूट सॉल्यूशन में वो अप्रोक्सीमेशन तुम ले सकते हो डायरेक्टली, सॉल्वेंट वाला बताए है ना, yes तो वो अप्रोक्सीमेशन ले सकते हो तुम। मोलालिटी का एक्चुअली फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, एन ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय, क्या करोगे, Mass of solvent. mass of solvent mean Mass of kilogram solvent को 1 से लिमिट कर. In kg. मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ठीक है। तो बस वही अप्रोक्सीमेशन, जैसे वाटर ही है ना यहाँ पे, डाइल्यूट सॉल्यूशन है मतलब वाटर ही है, तो एक्चुअली उसको हम लोग क्या ले सकते हैं, उसका डेंसिटी एक्चुअली बहुत ही डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो उसका डेंसिटी हम लोग कितना ले सकते हैं, वो डेंसिटी 1 ग्राम पर एमएल तो होता ही है उसका, समझ रहे हो बात क्या बोल रहे हैं हम। yes sir वो सीधे Yes. कंसीडर कर लेंगे solid by हाँ solvent हाँ सीधे मतलब तुमको सॉल्यूशन को सॉल्वेंट की तरह ट्रीट कर लेना है, क्योंकि बहुत ही डाइल्यूट सॉल्यूशन है, मतलब यहाँ पे एक्चुअली मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है ना, 10/760 आया मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तो इसको लिख लो एन ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय एन ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो अगर तुम 1 कंसिडर करोगे तो 1 कंसिडर कर लोगे, डेंसिटी भी तुम्हारा 1 ग्राम पर एमएल ही है, तो एन ऑफ सॉल्वेंट तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, मास 1000 आएगा, तो 55.55 लेते हैं ना हम लोग, 1000 बाई 18 करोगे तो नंबर ऑफ मोल्स yes ऑफ सॉल्वेंट हमारा कितना आ जाएगा वाटर का, 55. 55.5, तो बस वही कर लो, तो 55.55, तो यहाँ एन ऑफ सॉल्यूट आ जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा 10/60 इंटू 10/760 इंटू 55.5 हो जाएगा। Yes. बोलो, yes बस sir इसी से तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा। Yes, sir. नहीं आया आंसर, देख लो, 555/760 करना है तुमको, तो 0.73, चलो 0.73 ही आ रहा है, ठीक है। yes sir चलो 0.7309 यही आ जाएगा तुम्हारा एन ऑफ सॉल्यूट, यहाँ पे एक्चुअली एन ऑफ सॉल्यूट आया, सॉल्यूट का मोल्स आया 0.73 मोल्स। अब मास ऑफ सॉल्वेंट तो 1 kg एज्यूम किया ना हम लोग, क्योंकि डेंसिटी 1 ग्राम पर एमएल है, वॉल्यूम ऑफ Yes. सॉल्यूशन अगर 1 लीटर एज्यूम करोगे तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी करोगे तो मास ऑफ सॉल्वेंट हमारा क्या आ जाएगा, 1000 ग्राम आ जाएगा, तभी तो हम लोग 1000/18 किए तो उसका मोल्स निकला था, ठीक है। yes तो मास ऑफ सॉल्वेंट 1 kg हो गया, तो इस केस में मोलालिटी किसके इक्वल हो जाएगा, उसके मोल्स ऑफ सॉल्यूट के ही इक्वल हो गया, मतलब 0.73 के मोलल, यही हो गया आंसर, ठीक है। Yes. कोई दिक्कत, Nice. no sir. चलो तो इसके क्वेश्चंस अब तुम लोग ट्राई कर सकते हो, यहाँ तक क्वेश्चंस बना रहे हो तुम लोग, क्वेश्चंस बनाना Yes, स्टार्ट किए, yes sir तो sheet पे बना रहा हाँ तो राउल्ट्स लॉ का बनाओ, राउल्ट्स लॉ के बाद इसका पहला जो हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, इसके भी क्वेश्चंस अब ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो बनाओ इसके क्वेश्चंस, अब उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर, ये 3 बचा हुआ है, वो तीनों भी कंप्लीट करेंगे आगे, ठीक है। उसके बाद ज्यादा अब नहीं बचा हुआ है इस चैप्टर में, और मुश्किल से मेनली मान लो एक क्लास क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने का तो 3 से 4 क्लास लगना चाहिए, मतलब नेक्स्ट वीक तक, अगर इस वीक में एक और क्लास मिलेगा नेक्स्ट वीक तक में हो जाएगा ये। या फिर सर क्वेश्चन प्रैक्टिस का एक एक्स्ट्रा ले लीजिएगा क्या, शीट खत्म करने के बाद हाँ ठीक है, वो कर लेंगे, वो डिस्कशन कर लेंगे क्लास, ठीक है। मतलब नेक्स्ट वीक में हम ये बोल रहे हैं, नेक्स्ट वीक में ये चैप्टर हो जाएगा तुम लोगों को, तुम लोग क्वेश्चंस बनाते रहो, ठीक है, जो जो टॉपिक होते जा रहा है क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहो, तो यहाँ तक कर सकते हो। अब इसमें सिंपल है, देखो इसमें कुछ वैसा नहीं है, सिंपल एक फॉर्मूला रहेगा, उसी पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स रहेंगे, अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के रहेंगे, उसमें थोड़ा बहुत सोचना रहेगा और कुछ नहीं है, उतना ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। 12th में मेनली जो चैप्टर्स हैं फिजिकल के वो सारे आसान है कंपैरेटिवली, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री थोड़ा बहुत डिफिकल्ट होता है, बट वो भी प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा, ठीक है। Yes. तो क्वेश्चंस बनाते रहो, वो प्रैक्टिस के ऊपर है, अगर क्वेश्चंस नहीं बनाओगे तो यही
चैप्टर तुमको सॉल्यूशन ही बहुत डिफिकल्ट लगेगा। अगर कुछ क्वेश्चन सर थ्योरी पढ़ने में रहोगे तो फिर नहीं बनेगा क्वेश्चन। हम तो बोल रहे हैं बार बार कि बार बार अगर थ्योरी ही तुम रिवाइज कर रहे हो और फॉर्मूला बार बार एक ही फॉर्मूला देख रहे हो और क्वेश्चंस बना ही नहीं रहे हो तो फिर कोई फायदा नहीं है, नहीं बनेगा एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन। डायरेक्ट भी आएगा तो फिर भी नहीं अप्लाई कर पाओगे, इसलिए क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, उससे तुम्हारा थ्योरी थोड़ी ना है कुछ, इसमें फॉर्मूला ही तो है सारा, वही फॉर्मूला, एक बार फॉर्मूला देखो उसके बाद क्वेश्चंस बनाओ सिर्फ, ठीक है। तो क्वेश्चंस बनाओ, वही हेल्प करेगा। अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चंस बनाओ इसमें, और जो भी डाउट हो रहा है उसके लिए हम, तुम लोग बनाओगे तब तो, बना ही नहीं रहे हो तो पूछोगे क्या डाउट। बनाओ क्वेश्चंस, बुकलेट से बनाओ, प्रीवियस ईयर बनाओ, ठीक है। जेईई मेंस में देखो आया है जो जो क्वेश्चन सब, क्योंकि सॉल्यूशन ये सबसे तो आता ही है, हर साल एक क्वेश्चन रहेगा ही, एक या दो क्वेश्चन। ये सब चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और स्कोरिंग भी है ऐसा, इससे क्वेश्चन आएगा तो ये छूटेगा नहीं तुम्हारा अगर पढ़े हुए हो ढंग से तो, ठीक है। ये सब टॉपिक ऐसा है, प्रैक्टिस किया हुआ है तो क्वेश्चन जो भी एग्जाम में आएगा वो बना लोगे, अगर ढंग का प्रैक्टिस है तो छूटेगा नहीं, ठीक है। तो इसलिए बनाओ Yes, तुम लोग, प्रैक्टिस करो। चलो फिर यहाँ तक बना के रखो, ये ऑस्मो क्या बोल रहे हैं, रिलेटिव लोअरिंग एंड वेपर प्रेशर तक करो, फिर आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। Okay, sir. thank you, sir. चलो ओके, Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू, थैंक यू।